गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले के भागों में पहला और दूसरा भाग हम देख चुके हैं और उसमें कुछ नगर व्यापारी और शिल्पीजन के अध्याय के बारे में हमने चर्चा कर चुके हैं। आज अध्याय 5वां और इसका भाग 3 हम देखने जा रहे हैं। इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं नगरों में शिल्प, काबुल, हम्पी की वास्तुकला का सौंदर्य, शहरों के बदलते भाग्य, सांस्कृतिक गतिविधियां, सूरत पश्चिम का प्रवेश द्वार, सूरत और बाजार, सूरत के अधपतन के कारण। इन मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आप इस चित्र में देख सकते हैं कि हम जिन शहरों का परिचय करने वाले हैं वो शहर है जैसे कि सूरत, हम्पी, मछलीपट्टनम। इन महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र, बाजार पेठ या महत्वपूर्ण शहरों का परिचय करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि नगरों में शिल्प, इस मुद्दे का विश्लेषण करेंगे। जैसे बिदरी एक शब्द आया है। बिदरी का मतलब होता है कि ये बिदर के शिल्पकार जो थे वो तांबे तथा चांदी में जड़ाई के लिए प्रसिद्ध काम करते थे, जड़ाई के लिए प्रसिद्ध थे। उनके द्वारा जो निर्मित शिल्प थे उनका नाम बिदरी पड़ गया क्योंकि ये बिदर में बनाया जाता था, बिदर में बनाया जाता था और इसीलिए उसको बिदरी कहा जाता था। दूसरा मुद्दा है पंचाल। यह एक समुदाय है जिसको हम विश्वकर्मा समुदाय के नाम से भी जानते हैं और इसमें सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई जैसे लोग यहाँ शामिल थे और ये अपने अपने व्यवसाय करने वाले लोग थे। और ये लोग मंदिरों के निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक थे क्योंकि इनकी सहायता से मंदिरों को सुसज्जित किया जा सकता था। मंदिर निर्माण के साथ साथ राजमहल, जो बड़े बड़े भवन होते, तालाब और जलाशयों के निर्माण में भी ये समुदाय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। साथ साथ में कुछ बुनकर लोग भी थे जैसे कि सालियार या कईकोला। ये समृद्धशाली समुदाय बन गए थे और ये लोग मंदिरों को भारी दान दक्षिणा दिया करते थे। वस्त्रों से संबंधित और कुछ कार्य होते थे जैसे कि कपास को साफ करना, काटना, रंगना। ये भी स्वतंत्र व्यवसाय के रूप में जाने जाते थे, लेकिन ये व्यवसाय करने के लिए कुशलता मतलब विशेषज्ञता की आवश्यकता होती थी। एक्सपर्ट होते तो ही ये अच्छी तरह से किया जा सकता था। तो ये हो गए नगरों में शिल्प का परिचय। काबुल अपने देश के आसपास कुछ अपने पड़ोसी होते हैं कि जिनमें हमारे देश के व्यापारी भी उनके साथ व्यापार किया करते थे। तो काबुल का जब हम परिचय कर रहे हैं कि जो काबुल है ये आज के अफगानिस्तान में स्थित है। यह पहाड़ी और विषम भूदृश्य के कारण 16वीं शताब्दी में यह राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया था। और काबुल जो था ये काबुल कांदार, यह सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़ा हुआ था। यहाँ घोड़ों का व्यापार भी इसी मार्ग से होता था। और 17वीं शताब्दी में जो बैप्टिस्टो टेवर्नियर ने, ये हीरो का एक व्यापारी था, इन्होंने लिखा है कि काबुल में घोड़ों का व्यापार प्रति वर्ष 30,000 रुपये का होता था और उस जमाने में 30,000 मतलब बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। और काबुल भी कुछ उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था जैसे कि मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े, ताजे फल और ये चीज़ें ऊंटों पर लाद कर व्यापारी लेकर जाते थे और उपमहाद्वीप के अन्य भागों में उसको बेचते थे जिससे उनको ज़्यादा से भारी मुनाफा होता था। और यहाँ अन्य बात यह है कि यहाँ गुलाम भी बिक्री के लिए लाए जाते थे। मतलब उस जमाने में काबुल में गुलामों का बाजार भरता था। तो ये हो गए काबुल का परिचय। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि पीतल के इस मोमबत्ती दान पर काला आवरण है। जो ये पीतल की बनी हुई ये एक मोमबत्ती दान है जो बिदरी में बनाया हुआ यह एक कलाकृति है। ये शॉल का बॉर्डर है। जैसे आप देख रहे हैं कि उस जमाने में भी इस प्रकार के शॉल बनाए जाते थे और इसीलिए दुनिया भर के बाजारों में भारतीय कपड़ों की भारी मांग होती थी क्योंकि ये ऐसे लुभावने और आकर्षक कपड़े तैयार किए जाते थे। हम्पी की हम बात करें तो हम्पी की वास्तुकला का जो सौंदर्य है उसकी पहले हम बात करते हैं कि यह स्थान कहाँ है। हम्पी यह नगर है जैसे कि हमने इसके पहले के नक्शे में देख चुके हैं कि कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। ये जो कर्नाटक में आज की स्थिति में। और 1337 में जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई तो यह विजयनगर साम्राज्य का एक प्रमुख केंद्र भी बन गया था।
शहर की जो किलेबंदी थी वो उच्च कोटि की थी। अभी देखिए किलों की जो दीवारें होती थी वो निर्माण में कहीं भी गारे चूने जैसे जोड़ने वाले मसालों का प्रयोग नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पर जो पत्थरों का जो शिलाखंडों का इस्तेमाल किया गया है वो आपस में फंसाकर गूंथा गया है। इसका मतलब इंटरलॉकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि पत्थर किस प्रकार से हुए होते होंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पत्थर है, तो ये पत्थर को जोड़ने के लिए इस प्रकार का पत्थर यहाँ रखा जाता था, बाद में दूसरा पत्थर यहाँ रखा जाता था और वो पत्थर का शेप इस प्रकार से हो सकता था। तो इस प्रकार से वो इंटरलॉकिंग सिस्टम के साथ वो दीवारों का निर्माण किया गया है और शिलाखंडों का प्रयोग। हम्पी की वास्तुकला का जो सौंदर्य है और भी हम सब पढ़ने को मिलता है, जैसे कि एक विशिष्ट प्रकार की यह वास्तुकला पाई जाती थी। यहाँ शाही भवनों के भव्य मेहराब और गुंबद भी नजर आते थे। अभी मेहराब आपने सुने होंगे, जैसे कि मतलब ये दरवाजा है और दरवाजे के ऊपर इस प्रकार से कुछ होती है तो इसको हम मेहराब कहते हैं। और गुंबद का मतलब होता है कि जो इमारत होती है, इमारत है और उसके ऊपर कुछ ऐसा कलर या शिखर जैसा नजर आता है तो उसको हम गुंबद बोलते थे। और यहाँ स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष थे जिनमें मूर्तियों को रखने के लिए आले बनाए गए थे। आले का मतलब होता है जो दीवार होती है और दीवार के अंदर एक ऐसा कुछ खाना होता है जिसमें मूर्तियाँ रखी जा सकती थी। इस प्रकार से उनके आले होते थे। वहाँ सुनियोजित बाग बगीचे भी दिखाई देते थे जिनमें कमल और टोडों की आकृति वाले मूर्तिकला के नमूने पाए जाते थे। 15वीं 16वीं शताब्दियों में हम्पी अपने सर्वोच्च समृद्धि काल में थे और यहाँ यह वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से गुंजायमान रहता था। यहाँ भारी मात्रा में लोग आया जाया करते, व्यापारी और अन्य लोग। और हम्पी के बाज़ारों में मूरो, जिसको हम मुस्लिम व्यापारियों का जो समूह होता था उसको बोलते थे मूरो, चेट्टियो, पुर्तगालियो जैसे यूरोपीय व्यापारी भी यहाँ अपना सामान खरीदी के लिए, बेचने के लिए आया जाया करते थे। हम्पी के अहाते की एक टूटी हुई दीवार से एक बुर्ज का दृश्य अपने को यहाँ नज़र आ रहा है। तो उस जमाने में इस प्रकार की उनकी इमारतें होती थी। आप इस चित्र में भी देख सकते हैं कि यहाँ कहीं भी गारे का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ये इंटरलॉकिंग सिस्टम के साथ इसका निर्माण किया गया है। शहरों के बदलते हुए भाग्य हम देख रहे हैं यहाँ। तो कई शताब्दियों के लंबे समय में अहमदाबाद जैसे कुछ बड़े नगर थे वो व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हो गए, लेकिन कुछ तंजावुर जैसे कुछ नगर थे कि वो नगर पहले की अपेक्षा विस्तार तथा महत्व की दृष्टि से सिकुड़ गए। सिकुड़ गए का मतलब क्या है कि उनका बढ़ने के बजाय वो छोटे छोटे होने लगे, उनका पतन होने लगा, उनका ह्रास होने लगा। इसका कारण देखते हैं। और इसी काल में पश्चिम बंगाल में भगीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद यह रेशमी वस्त्रों के लिए भी प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाने लगा। लेकिन 1704 में बंगाल की राजधानी तो बन गया, लेकिन उसी दौरान उसका सितारा भी डूब गया, क्योंकि उसी दौरान भारत में इंग्लैंड में बनाया गया कपड़ा यहाँ आने लगा, जिससे क्या हो गया है कि इंग्लैंड से बनाया हुआ कपड़ा सस्ता था। सस्ता कपड़ा खरीदने के लिए लोग ज़्यादा प्रेफरेंस यह महत्व देते थे और इसीलिए भारत में बनाया गया जो मुर्शिदाबाद में जो बनाया गया जो वस्त्र होते थे वह वस्त्र कम खरीदी करते थे और इसीलिए इंग्लैंड के कपड़ों के साथ यह केंद्र कंपटीशन या प्रतियोगिता नहीं कर सका, जिससे उनका पतन हो गया। बात करते हैं तो यहाँ देखिए सांस्कृतिक गतिविधियाँ जो होती है, मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करते थे। और वहाँ देवदासियाँ कुछ महिलाएं होती है जो भगवान के लिए समर्पित होती है, वहाँ विरूपाक्ष मंदिर में नृत्य किया करती थी जो हम्पी में था। और महानवमी मतलब जिसको हम नवरात्रि पर्व भी कहते हैं, तो हम्पी में एक महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था। और पुरातत्वविदों ने यहाँ कुछ ऐसे अवशेष खोज निकाले हैं जहाँ महानवमी मंच भी उनको दिखाई दिया है, जहाँ राजा अपने अतिथियों और का सत्कार करते थे और साथ साथ में अपने अधीनस्थ, अपने अधिकारियों और अपने व्यक्तियों से नजराने और उपहार भी वो लिया करते थे। और वही बैठकर विराजमान होकर मतलब वही बैठकर राजा नृत्य
संगीत तथा मल्ल युद्ध के कार्यक्रम भी देखा करते थे। लेकिन जब 1565 में जब तालीकोट की लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में दक्कनी सुल्तानों मतलब गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बिदर के शासकों ने विजयनगर की पराजय कर दी और इस प्रकार से हम्पी का विनाश हो गया। तो इस प्रकार से हम्पी एक महत्वपूर्ण केंद्र था, बाद में यह विनाश की ओर चला गया। हम्पी के एक विट्ठल मंदिर का यह पत्थर है, पत्थर से बना हुआ ये एक संग पत्थर से बना हुआ यह मंदिर है, जिसको रथ मंदिर भी हम कहते हैं। तो ये हम्पी का है। सूरत एक पश्चिम का प्रवेश द्वार भी कहा जाता था। इसका कारण भी हम देख रहे हैं कि सूरत मुगल काल में कैम्बे, जिसको हम खंबात, और कुछ समय के बाद अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात में पश्चिमी वाणिज्य केंद्र बन गया था। और सूरत ओरमुज की खाड़ी से होकर पश्चिम एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। इसका मतलब भारत का पश्चिमी देशों के साथ व्यापार करने के लिए सूरत से ही जाना पड़ता था। सूरत को मक्का का प्रवेश द्वार भी या प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था। इसका कारण ये है कि सूरत के पश्चिम मतलब भारत के पश्चिम की ओर मक्का है। मक्का भारतीय मुसलमानों के लिए एक पवित्र तीर्थस्थल होता है और इसीलिए वो हर साल आया जाया करते थे और बहुत से हज यात्री जहाज यही से रवाना होते थे और इसीलिए सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था। सूरत को एक सर्वदेशीय नगर भी कहा जाता था। इसका कारण यहाँ ये है कि वहाँ सभी जातीय और धर्मों के लोग यहाँ रहते थे और इसीलिए उसको सर्वदेशीय नगर भी कहा जाता था। 17वीं शताब्दी में यहाँ पुर्तगाली, डच, अंग्रेज के कारखाने और माल गोदाम भी बनाए गए थे। और ऐसा भी कहा जाता था कि जैसे अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन ने लिखा है कि किसी भी एक वक्त पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े देखे जा सकते थे। इसका मतलब उस जमाने में तत्कालीन परिस्थितियों में सूरत एक बहुत बड़ा बंदरगाह था और बहुत बड़ा व्यापारी केंद्र भी हुआ करता था। सूरत और बाजार, तो सूरत में कौन कौन और या किस किस प्रकार की वस्तुएं खरीदी बिक्री की जा सकती है। देखिए, सूती कपड़ा थोक और फुटकर कीमतों पर बेची जाती थी। सूरत के जो वस्त्र थे अपने गोटा किनारियों के लिए प्रसिद्ध थे और इनके लिए पश्चिमी एशिया, अफ्रीका, यूरोप में बाजार उपलब्ध थे। गोटा किनारे को इसके लिए जो प्रसिद्ध कपड़ा होता था या प्रसिद्ध वस्त्र होते थे, ये इसके लिए एशिया, अफ्रीका, यूरोप बाजार में उपलब्ध होते थे। शहर में अनेक प्रकार के विश्राम गृह हुआ करते थे क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग, अन्य देशों के लोग यहाँ आया करते थे। उनको रहने के लिए इस प्रकार के विश्राम गृह बनाए गए थे। असंख्य यहाँ मनोरंजन स्थल भी थे। सूरत में काठियावाड़ी सेठों तथा महाजनों की बड़ी बड़ी साहूकारी कंपनियां भी हुआ करती थी और सूरत से जारी की गई हुंडियों को दूर दूर तक मिस्र जैसे देशों में, काहिरा, इराक में बसरा, बेल्जियम में एंटवर्प के बाजारों में मान्यता थी। ये हुंडी इसका मतलब ये है कि जैसे कि आप अभी समझते हैं कि हुंडी का मतलब होता है कि ये ऐसा दस्तावेज था जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती है। हुंडी को कहाँ अन्यत्र वस्तु करके जमा की गई राशि प्राप्त की जा सकती थी। इसका मतलब क्या होता था कि उस जमाने में, जैसे हम आज के ज़माने में एटीएम का इस्तेमाल करते हैं, अगर अपने को कहीं भी अगर जाना है, किसी भी देश के कोने में जाना है तो अपने को रकम लेकर जाने की जरूरत नहीं होती है। तो हमारे पास एक कार्ड होता है, हमारे बैंक में पैसा होता है, तो कार्ड का इस्तेमाल करते हम एटीएम से पैसा निकाल देते। लेकिन उस जमाने में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी और इसीलिए सूरत के व्यापारियों को, अगर मान लीजिए किसी को अन्य देशों में जाना है, जैसे किसी को रशिया को जाना है तो, या किसी को बेल्जियम को जाना है, तो यहाँ क्या करेंगे कि जिसको जाना है तो ये सूरत के जो व्यापारी होते थे उनके पास ये अपनी रकम जमा कर देंगे, उनसे कुछ लिखित पत्र ले लेंगे और वो लिखित पत्र बेल्जियम पहुंचने के बाद वहाँ पर जो कुछ व्यापारी होते हैं जिनके साथ इनका व्यवहार होता है, उनको दिखाने के बाद वो बेल्जियम का व्यापारी उस व्यक्ति को वो रकम देता था। इस प्रकार से उसको हुंडी कहते थे। तो ये एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती है और जब वो वहाँ पहुँचता है तो तब उसको वो अदा की जाती थी। तो इस प्रकार से ये हुंडी व्यवस्था थी। अभी देखते हैं कि सूरत इतना खूबसूरत शहर होने के बावजूद इसका अधपतन क्यों हुआ था, कारण क्या है इसका। तो हम पहली बात करते हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बाजारों तथा उत्पादकता की हानि होना शुरू हो गया। तो मुगल साम्राज्य के पतन के कारण ये बाजार तथा उत्पादकता की हानि होने लगी थी। दूसरा कारण ये पुर्तगालियों ने समुद्री मार्गों पर नियंत्रण किया, जिससे समुद्री मार्ग से जाना मुश्किल हो गया व्यापारियों के लिए।
बम्बई से प्रतिस्पर्धा होने लगी, क्योंकि मतलब उसी वक्त 1668 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित कर दिया था और इसीलिए बम्बई को ज़्यादा महत्व आने लगा और इसीलिए वहाँ के व्यापारी सूरत से बम्बई को आने लगे। लेकिन आज भी सूरत एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र है। वाणिज्यिक केंद्र का मतलब होता है ऐसा स्थान जहाँ विभिन्न उत्पादन केंद्रों से आने वाला माल खरीदा और बेचा जा सकता है। गुमास्ता का मतलब होता है यूरोपीय ट्रेडिंग कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के कुछ प्रभारी अधिकारी होते हैं, जिसको हम एजेंट के रूप में भी जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से हम सूरत के अधिपतन के कारण समझ लिए हैं। दोस्तों, इसी के साथ हम इस अध्याय का यह तीसरा हिस्सा समाप्त करते हैं और चौथा हिस्सा हम नेक्स्ट